नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। ग्राउंड रिपोर्ट बंगाल इलेक्शन। इस समय हम हैं टालीगंज। कौन सा कोलकाता पड़ता है ये? दक्षिण कोलकाता। दक्षिण कोलकाता पड़ता है ये, और यह टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जो 40 सालों से पत्रकारिता और चुनाव में क्या जनता की नब्ज़ है, क्या पॉलिटिशियन की नब्ज़ है, इसे बहुत अच्छे से टटोलते रहे हैं। तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रभाकर मणि तिवारी जी रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको मैं जानती रही हूँ तकरीबन 20 साल तो हो ही गए। ज़्यादा हो गए। हाँ, 2002-3 हाँ 2002-3 आउटलुक के समय से आपसे परिचय है। जनसत्ता आउटलुक 28 साल जनसत्ता में रहा जी। नॉर्थ ईस्ट और कलकत्ता देखते रहे हैं। आज की तारीख में जब 2026 में चुनाव हो रहा है प्रभाकर जी, तो कैसे आप देख रहे हैं इस बार क्या होगा? क्या बीजेपी बढ़ाएगी अपनी? पिछली बार 76-77 तक पहुंची थी। देखिए, इस बार चुनाव जहाँ तक मुझे याद है सबसे डल और ढीले ढाले चुनाव हो रहे हैं। 2021 का चुनाव बहुत ज़बरदस्त था। चुनाव अभियान बावजूद इसके कि तब कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी रैलियां हो रही थी, मास्क लगाकर जुलूस निकाले जा रहे थे और बड़े पैमाने पर भाजपा ने उस समय अब की बार 200 पार का नारा दिया था। लेकिन उसके उलट इस बार मैं देख रहा हूँ चुनाव एकदम नीरस हो रहा है। हालांकि राजनीतिक दलों की रैलियां हो रही है, खासकर 9 अप्रैल को जो पहले चरण में असम, पुडुचेरी वगैरह चुनाव हो गए, उसके बाद तेज़ी हुई है। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, रैलियां हो रही है। लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प यह है कि वोटर चुप हैं। उतने बंगाल के वोटरों को राजनीतिक रूप से काफ़ी सचेत माना जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने चुप्पी साध रखी है और अब राजनीतिक दल उसको डिकोड करने में लगे हैं कि इस चुप्पी का मतलब क्या है, नतीजा क्या होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा है एसआईआर का। एसआईआर में जो लाखों नाम कटे हैं, 90 लाख से ऊपर नाम कट गए हैं एक तरह से। आप 27 लाख जो वैध वोटर हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जिसको तार्किक विसंगति कहा जा रहा है, स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी है, माता पिता के नाम के साथ उम्र का कुछ फ़र्क है, तो उस कारण 27 लाख नाम कटे हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग वोट नहीं दे पाएंगे। इस बार तो मतदाताओं को इसकी चिंता है, कहीं सूची में नाम नहीं रहे तो बांग्लादेशी तो नहीं करार दिए जाएंगे, भगा तो नहीं दिए जाएंगे। कहीं ममता भी प्रचार कर रही हैं कि ये एनआरसी की पहली कड़ी है, जो एसआईआर है। तो ये सब चिंताएं हैं लोगों में, आशंकाएं हैं। और एसआईआर का कितना क्या असर होगा इतने बड़े पैमाने पे नाम कटने से, ये तो राजनीतिक दलों को भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये तो तय है कि जहां हार जीत का अंतर कम रहा था। देखिए, एसआईआर में जो डिकोडिंग एसआईआर की हुई है और ख़ास तौर से जो 91 लाख के करीब वोट कटे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, लेकिन जो मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जैसे नंदीग्राम में जो वोट कटे हैं उसमें 95% मुसलमान हैं। भवानीपुर में भी बड़ी संख्या में मुसलमान जो मतदाता हैं, अगर उनका प्रतिशत देखिए जो नाम डिलीट हुआ है वो हैं। मुर्शिदाबाद में ऐसा ही है, मालदा में ऐसा है, हावड़ा में ऐसा है। तो ये एक बहुत उसकी क्रोनोलॉजी तो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि जहाँ मुस्लिम निर्णायक वोटर थे उनको काटा गया है। हाँ, ये तो सही है। सबसे ज़्यादा मुर्शिदाबाद में कटे हैं, 4,55,000 के आसपास नाम कटे हैं। और टोटल देखें तो शुरू से उत्तर 24 परगना ज़िले में 12-12.5 लाख नाम कटे हैं। तो उत्तर 24 परगना ज़िले के सीमावर्ती जो इलाके हैं, बांग्लादेश से सटा ज़िला है, तो वहाँ भी मुस्लिम बहुल है। कई सीटें पर मुसलमान निर्णायक है। और बंगाल की करीब 74 सीटें हैं जहाँ मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं वहाँ। और कितनी सीटें हैं? 74 सीटें हैं। 294 में 74 सीटें आप जान सकती है। अगर उनमें से 50-60 भी मिल जाए तो सरकार बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। तो ममता को पिछली बार 53 या 54 सीटें मिली थी, उसमें से 74 में से उनमें 22 तो मुर्शिदाबाद में 22 है। देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक बहुल जिला है मुर्शिदाबाद, वहाँ सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं। 22 में से 20 सीटें जीती थी ममता की पार्टी ने पिछली बार, 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो इस बार असर तो पड़ेगा, इतनी बड़ी तादाद में नाम कटे हैं। तो जहां अगर मान लीजिए हार जीत का मार्जिन 10 से 20 हज़ार का भी हो और वहां 2 लाख नाम कट गए, 1.5 लाख 50 हज़ार भी नाम कट गए, तो अंतर तो पड़ेगा। क्योंकि
ये तो अब जग जाहिर है कि ये वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस का रहा है, पहले कांग्रेस का था, फिर लेफ्ट का था। 2011 से ये ममता का मजबूत वोट बैंक रहा है। तो इतनी बड़ी तादाद में नाम कटेंगे तो कुछ तो असर पड़ेगा जी। कुछ सीटें हाथ से निकल सकती है। तितरफा लड़ाई में वोटों के कटने से कई समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। 1-8% वोट इधर उधर हुए तो भी कई सीटों का अंतर हो जाता है। तो जैसे कि आशंका थी, जब मैं बिहार में थी तब लोग कह रहे थे कि बिहार तो झांकी है, असली खेल तो बंगाल में बाकी है एसआईआर का। ये जो पॉइंटेड डिलीशंस हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद जैसा आपने जिक्र किया, सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाका, सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पर विधानसभा की, जहाँ से इतने बड़े पैमाने पे, तो ऐसा लगता है कि एसआईआर तो चुनाव आयोग करा रहा है, फ़ायदा बीजेपी को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना तगड़ा मिलना, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? हाँ, इत्तेफाक तो नहीं है। अब तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगाती रही है, इवन कांग्रेस और सीपीएम भी आरोप लगाती रही है कि ये मिली भगत है चुनाव आयोग की, नहीं तो क्या ज़रूरत थी इतनी हड़बड़ी में करने की। कई आरोप लगते रहे। पहले दिन से ममता सड़कों पे उतरी, जब ऐलान हुआ उसके बाद ही सड़कों पर 2-2, 3-3 बार उतर चुकी है। कम से कम 10 पत्र भेज चुके मुख्य चुनाव आयोग। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई केस लड़ने के लिए। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बाद में तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही एसआईआर होने लगा। चुनाव आयोग की तो भूमिका खत्म हो गई थी। हाई कोर्ट के जरिए न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया, जो तार्किक विसंगति वाले नाम थे उनको क्लियर करने में, दस्तावेजों की जांच में। तो पूरी प्रक्रिया ही सुप्रीम कोर्ट के हाथों में चली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय तो नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, देखिए, कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो लास्ट में फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जिनके नाम ट्रिब्यूनल क्लियर करेगा वो वोट दे पाएंगे। और 21 तारीख अंतिम तिथि है 23 वाले के लिए, पहले चरण के मतदान के लिए 27। तो 19 ट्रिब्यूनल में कितने नाम क्लियर हो पाएंगे? कुछ हज़ार नाम क्लियर हो पाएंगे 27 लाख में से। 27 लाख हैं। हाँ, 27 लाख हैं। और ट्रिब्यूनल्स कितने हैं? 19 ट्रिब्यूनल 19 ट्रिब्यूनल हैं, जो तकरीबन एक ट्रिब्यूनल 10 से 12 केस देखता है रोजाना हो रहा है। और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है इससे ज़्यादा देखना। तो कितने कुछ हज़ार नाम क्लियर हो पाएंगे चुनाव के पहले चरण में? तो मुश्किल से अब समय आ ही गया है। जी। एक और चीज़ जिस पे चर्चा कम है, लेकिन जिस पर टीएमसी ने पहले हंगामा बहुत किया था, फॉर्म 6 का। हाँ, तो फॉर्म 6 में जो नाम इंक्लूड करने वाली प्रक्रिया है, जिसके बारे में है कि बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर उसका मिसयूज़ कर रही है, उसकी क्या स्थिति है? भी कितने नाम इंक्लूड किए गए? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि 23 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। देखिए, चुनाव आयोग की ओर से जो आंकड़ा जारी किया है, तो अब तक 7 लाख करीब नए वोटरों के नाम लिस्ट किए गए हैं, सूची में दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा 7 लाख है। और बीच में वीडियो भी आए थे कि बड़े पैमाने पर मोटे मोटे गट्ठर जमा हो रहे हैं, बीजेपी के लोग जमा करवा रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में। तो उस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी थी कि फॉर्म कोई भी चाहे कितना भी जमा कर सकता है, लेकिन नियमों के तहत ही उस पर उनकी जांच होगी और वो प्रक्रिया नियमों के तहत ही आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो मामला दब गया है, लेकिन ये आंकड़ा है कि 7 लाख नए वोटर शामिल हुए हैं सूची में। तो 91 लाख हटे हैं, 27 लाख पर अभी विचार चल रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 27 लाख का तो कुछ होना मुश्किल है, कुछ हज़ार ही इंक्लूड हो पाएंगे। और दूसरी तरफ 7 लाख ऐड हुए हैं। हाँ, ये 27 लाख 91 में शामिल हैं। हाँ। जी। तो इतने बड़े पैमाने पे तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। एक कैलकुलेशन है कि 30,000 वोटर प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर आप रफली सब जगह बांट दीजिए इसको, तो वो उतना पड़ता है। तब तो खेला तो हो गया ऑलरेडी। हाँ, जो बहुत सारी सीटें ऐसी है जहाँ 10,000, 20,000, 25,000 के मार्जिन से हार जीत का अंतर होता है। विधानसभा चुनाव है, लोकसभा तो है नहीं कि 2 लाख 4 लाख वोटों के अंतर से होगा। तो कई जगह खेल बदल सकता है, तो इससे दिक्कत हो सकती है। इस बार मुद्दे क्या हैं प्रभाकर जी? क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल है कि बीजेपी का तो एक नैरेटिव है, लंबे समय से बंगाल को लेकर चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी किस पर खेल रही हैं? ममता बनर्जी के मुद्दा, उनका सबसे बड़ा एसआईआर है। और अब ताज़ा ये परिसीमन विधेयक वाला मुद्दा आ गया है, इसे भी ममता ने अपना मुद्दा बना लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर है इस बार। ममता का आरोप है, हर रैली में आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग मिली हुई है। 600 से ज़्यादा अफसरों का ट्रांसफ़र हुआ, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का आधी रात को ट्रांसफ़र होता है। तो ममता का सवाल है कि आखिर बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं इतने बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं? इतने बड़े इस पर हाई कोर्ट में याचिकाएं भी हुई,
तो उसने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल उनका अपनी जगह जायज़ है, वो हर रैली में उठा रही हैं कि ये देखिए बदले की राजनीति हो रही है, नहीं तो इतने बड़े पैमाने लेकिन ये पर। तो उनके खिलाफ भी जाएगा ना कि भाई लोग कहेंगे डबल इंजन की सरकार ला देते हैं अगर इतना बीजेपी तंग कर रही है। जैसे अब दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल के बारे में ही कहते थे भाई हर समय ये कंप्लेन करते हैं तो बीजेपी की सरकार बनवा दी जाए। अब हो सकता है ये सिक्का उछाल दिया गया है, अब किस ओर गिरेगा हेड या टेल है तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ है, बंगाल में वोटिंग परसेंटेज हमेशा हाई रहा है, 85 से 90% तक वोट होते रहे हैं शुरू से, आप आंकड़े देखिए तो। और इसका मतलब हाई परसेंटेज का कोई डिकोड करना मुश्किल है, या तो सरकार बदल जाएगी या तो फिर सीटें बढ़ेगी, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। 2011 में भी हाई परसेंटेज था, लेफ्ट की सीटें बदली, पिछली बार भी था तो ममता की सीटें बढ़ी। तो पिछली बार तो माहौल था, अब की बार 200 पार। इस बार तो वैसा कोई नारा नहीं दिया है बीजेपी ने, कोई लक्ष्य नहीं रखा है, सिर्फ सरकार बदलने परिवर्तन का लक्ष्य रखा है। तो देखते हैं क्या होता है, लोगों को कितना प्रभावित कौन कर पाता है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मतुआ समाज के वोट हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए मोदी जी के बारे में कहा गया कि वो बांग्लादेश भी गए, मतुआ समाज का जो मंदिर था वहाँ पे लोगों से मिले और उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। मतुआ समाज ने भी बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट दिया। मतुआ यानी जो दलित समाज है जो आया हुआ है बंगाल से, और इसकी एक लंबी हिस्ट्री भी है, ठाकुरबाड़ी भी है, अलग अलग ढंग से इसे देखते हैं। इस बार मतुआ समाज का कार्ड कहाँ है? देखिए, मतुआ तो 2 गुटों में बटे हुए हैं, एक टीएमसी के साथ है, एक बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ ज़्यादा है क्योंकि सीए कानून मतुआ लोगों को ध्यान में रखते हुए ही लाया गया था कि नागरिकता दे दी जाएगी और नागरिक बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार वैसा नहीं हुआ। बड़ी तादाद में मतुआ लोगों के भी नाम एसआईआर में कटे हैं, वो वोट नहीं दे पाएंगे इस बार। तो थोड़ी नाराज़गी है, हो सकता है वो नाराज़गी। मंत्री भी बनाया, शांतनु ठाकुर मंत्री हैं मोदी सरकार में। तो वही, वो तो मतुआ लोगों को अपने पाले में खींचने के लिए। लेकिन अब नाराज़गी तो होगी, जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको डर है कि वो तो आए हैं बांग्लादेश से, सब जानते हैं, कहीं फिर वापस तो पुशबैक नहीं हो जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि इतने साल से सीए पारित हुआ फिर भी सबको नागरिकता अब तक नहीं मिल पाई, और नागरिकता जिनको मिली उनके नाम भी सूची में शामिल नहीं हो पाए। तो ये तमाम दिक्कतें हैं, क्योंकि नागरिकता के लिए भी कई चीज़ें मांगी जाती है, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। वहाँ से अब कोई बांग्लादेश से कहाँ से लाएगा जो जिसने 40 साल पहले छोड़ दिया हो। तो तमाम दिक्कतें हैं, नाराज़गी है। अब उसको ममता किस तरह भुना पाती हैं। अब लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मतुआ समाज तो बहुत समय से यहाँ पर है ना, और वोटर भी रहा है, ऐसा भी नहीं कि वोटर नहीं रहा है। नागरिकता का कोई सवाल तो कभी रहा नहीं मतुआ समाज का। तो मतुआ समाज नागरिकता वाले चक्कर में कहाँ फंसा? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, अब किसने उसको क्या समझाया। और ये तो 71 के बाद या पहले बहुत लोग आए जो ऑटोमेटिक यहाँ नागरिक बन गए, बस गए। उसके लिए तो कोई कानून की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, नागरिकता कानून कोई कभी था भी नहीं पहले। वो तो जो लोग आए अपना बसते गए, दस्तावेज बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, बसते गए। इस बार पता नहीं क्यों अब नागरिकता के लिए आवेदन करने का तो सीधा मतलब हो गया कि आप मान चुके हैं कि मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ। हाँ, तो ये सब बहुत जटिल कानूनी दांव पेच है। अब इसमें देखा जाए किसका क्या असर होता है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि बंगाल की संस्कृति थोड़ी अलग रही है, मतलब कल्चर के लिहाज से, भगवान के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से अलग, मतलब बीजेपी की जो विचारधारा है उससे अलग रही है। लेकिन यहाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि वो मछली टांग टांग के भी चल रहे हैं इस बार। पिछली बार इसी मछली को उन्होंने देवी भी बना दिया था और खाने पीने पर रोक लगाने की बात कही थी। बंगाल से पहले बिहार में जो सरकार अभी आई, वहाँ पर जो बने हैं सम्राट चौधरी, तुरंत ही उन्होंने नॉनवेज की दुकानों पर रोक लगा दी। सड़क पे ना नॉनवेज बिक सकता है ना मछली बिक सकती है, जबकि बिहार और बंगाल दोनों में नॉनवेज काफ़ी खाया जाता है। क्या ये एक कोई मुद्दा है बंगाल में इस बार? हाँ, वो तो ममता अपने रैलियों में कहती रही है कि भाजपा आई तो आपका मछली खाना, अंडा खाना बंद कर देगी। और देखिए, बंगाल और दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों में काफ़ी अंतर है इस लिहाज से। भिन्नता इसलिए है कि यहाँ मछली के बिना कोई भी शुभ काम नहीं होता है। उत्तर भारतीय राज्यों में बैन होता है कि नवरात्र में नॉनवेज नहीं बिकेगा, यहाँ और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिकता है। बांग्लादेश से जो हिल्सा मछली आती है वो 2-2 हज़ार रुपये किलो बिकती है।
अष्टमी के दिन और लंबी लंबी मटन और चिकन की दुकानों पे कतारें लगती है। तो बंगाल का कल्चर ही अलग है और इस पे रोक लगाने की अगर कोई बात कहेगा तो ये तो सामाजिकता और जड़ें इसकी काफ़ी गहरी है। जो कल्चर है यहाँ लोग आपस में जुड़े हैं, अपनी भाषा अपनी संस्कृति विरासत को बहुत अहमियत देते हैं, अपने महापुरुषों को अहमियत देते हैं और अपनी धरोहर को संजो के रखना जानते हैं। तो ये चीज़ ममता समझती है, अच्छी तरह कनेक्ट कर पाती है लोगों से कि आएंगे तो तुम्हारा मछली खाना बंद कर देंगे। तो अब ये तो किसी बंगाली के लिए मछली खाना बंद माने काले पानी की सज़ा से भी बदतर है। तो इसका तो असर होता है, खासकर शहरी इलाकों में लोग समझते हैं कि ये सब जुमले हैं, राजनीति है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो असर होता है इसका और असर होता है। बंगाल में तो सत्ता का रास्ता गांव से ही होकर निकलता है अभी भी। अभी भी। लेकिन कई लोग बता रहे थे कि अब काफ़ी बड़े पैमाने पे शहरी इलाकों में जहाँ बीजेपी का प्रभाव है वहाँ लोगों ने शाकाहार अपनाना शुरू कर दिया है, नॉनवेज कम हो गया। क्या ये खबर सही है? अब ये तो आंकड़ा कोई ना ऐसा सर्वे है ना आंकड़ा है, तो सुनी सुनाई कही जाने वाली बातें हैं। लेकिन वोट तो अब भी 90% गांव में ही पड़ते हैं। शहरी इलाकों में तो 50, 55, 60% से ज़्यादा कभी पोलिंग होती नहीं है। तो सरकार बदलती बनती बिगड़ती है गांव से ही, और गांव के लोगों पर सरकार के योजनाओं कामकाज का कितना असर होता है, उनके रोज़मर्रा का जीवन कितना प्रभावित होता है, उस पर डिपेंड करता है वो किसे वोट देंगे किसे नहीं। अंत में खाली ये बताइए कि आपको आज की तारीख में क्या लग रहा है, ममता रिटर्न कितना संभावित है? देखिए सीधे सीधे तो कहना कुछ मुश्किल है SIR का कितना असर होगा नहीं होगा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जो ज़मीनी स्थिति है इसमें ममता को सरकार बचा लेनी चाहिए, बचा ले सकती हैं, सीटें कम हो जाए सरकार बच सकती है। और अगर बीजेपी आई तो चेहरा कौन होगा? अब बीजेपी में चेहरा कौन होगा कहना मुश्किल है। फ्रंट रनर तो शुभेंदु अधिकारी ही हैं। इसके अलावा तो और मुझे कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आता जो, लेकिन यू नेवर नो। बीजेपी में हालांकि अमित शाह समेत लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा, बाहरी नहीं होगा, बंगाली ही होगा, लेकिन भाजपा के बारे में कहना मुश्किल है कि कब किसे कहाँ से मुख्यमंत्री बना दे। तो और इसीलिए पोस्टर में किसी को नहीं रखा है। शुभेंदु अधिकारी कहीं पोस्टर में नहीं है। जहाँ कभी भी CM का चेहरा कभी किसी को घोषित ही नहीं किया, पिछली बार भी नहीं, इस बार भी नहीं। वो मोदी अपने नाम पे ही वोट मांग रहे हैं, कहते हैं कि सभी 294 सीटों पे मैं ही लड़ रहा हूँ, जैसे ममता कहती रही हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया